Hello friends, I am Jatin from Sleepy Classes. Today we will be discussing one question on India China. So, starting the question. So, what's the question? The question is boundary disputes between India and China and impact on their relationship. तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस करते थे, हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझनी है कि वो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसके बाद माइंड में उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर हम पेन उठा के लिखना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट इज सेइंग। ओके, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है कॉम्प्रिहेंड करने को, तो जस्ट एक दो चीज़ें हैं। तो किस पे फोकस करना है? बाउंड्री डिस्प्यूट पे, इंडिया एंड चाइना के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उस पर फोकस करेंगे, नंबर वन। सेकेंड, किस पे फोकस करना है? उसके इम्पैक्ट पे, और कौन सा इम्पैक्ट? ऑन देयर रिलेशनशिप्स। ओके, दैट इज़ इट। तो अब इसका अगर हम डिमांड देखेंगे, तीन चीज़ें पूछी है। ठीक है, सबसे पहले बाउंड्री डिस्प्यूट क्या होएगा? सेकंड इज इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, तीसरा एक रेडिवेंट कंक्लूजन, एक वे फॉरवर्ड। ये तीन चीज़ें हमने देनी है। ओके, सो अब इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? स्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे पहले, जैसे हम इतना मॉडल आंसर डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि आप स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे उससे रिलेट करिए कि क्या वो स्ट्रक्चर आपका हमारे साथ सेम बैठ रहा है। आपका अच्छा हो सकता है, हमारा अच्छा हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट द थिंग इज कि क्या आप उस लाइन पे सोच रहे हैं। थिंकिंग इज व्हाट वी आर हियर टू टीच यू टू थिंक इन अ बेटर वे। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट कैसे स्टार्ट होगा? इंट्रो पार्ट में सबसे पहले हम इसका एक कंटेक्स्ट दे देंगे कि हाँ, रिसेंट में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होती रही हैं बाउंड्री डिस्प्यूट की, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, देखिए इंट्रो हमेशा कंटेक्चुअल रखनी चाहिए। अगर आप इंट्रो कंटेक्चुअल रखेंगे तो उससे एग्जामिनर वुड नो कि आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ आ गया है, और अगर उसको पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ आ गया है तो ही विल नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर आंसर। ओके, बीइंग एन इवेल्युएटर, या अगर आप सोच के देखिए ना, आप जस्ट सी, गेट इन टू द साइकोलॉजी। आप देखिए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन चेक करता होगा और कैसे आपको क्वेश्चन के नंबर देता होगा। ठीक है, अगर आप उसको इंट्रो अच्छी लगेगी तो उसको आपका पूरा क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट इंट्रो विद द कंटेक्स्ट। ओके, तो इसमें हमने इंट्रो कैसे स्टार्ट करी है? तो इसमें हमने इंट्रो शी जिनपिंग के कोट से स्टार्ट करी है, जो वो क्या कहते हैं? बाउंड्री डिस्प्यूट्स इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी एंड रेजोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, फेयर एनफ। उसके बाद हमने जो कंटेक्स्ट दिया है वो ये दिया है कि 2020 में गलवान वैली पे जो क्लैशेज हुई है, रीसेंट क्लैशेज, ठीक है, उससे क्या हो गया? मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया। ठीक है, और क्या हुआ है? 20 इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि उस साइड पे भी उन्होंने, चाइनीज़ ने बोला कि येस ओके, हमारी भी लाइफ्स गई हैं हमारे सोल्जर्स की। ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट इंट्रो, क्योंकि ये कंटेक्चुअल है। ओके, आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आपने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करा है क्योंकि गलवान क्लैशेज हुई थी, मैं उसके बारे में सब बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको उसको सब बताना है तो आप सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे? कमिंग टू द बॉडी, सबसे पहले शुरू करेंगे हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से। ओके, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा पीछे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विल जस्ट गो कि ओके, इंडिया एंड चाइना हैव अ वेरी लॉन्ग बाउंड्री। ओके, उसके बाद 62 में क्या हुआ, या उससे पहले हमारा कोई एग्रीमेंट क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, कमिंग बैक टू 2017 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, उसके बाद 2020 में जो रिसेंट क्लासेस हुई उसमें क्या हुआ। अगर आप इतना पर्सपेक्टिव अगर आप पेपर में लिख पाएंगे, ओके, अब ऐसा नहीं है कि पूरा जैसे हमने लिखा है इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आपको ऐसे लिखना है अपने एग्ज़ाम में, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप इतना नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे लिखना है? मॉडल आंसर देने का क्रक्स ही यही है कि आप उसको अपने दिमाग में बिठाएं और उसको अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करके आएँ इन द एग्ज़ाम। ओके, ये आपने देखना है कि आप उसको कैसे ब्रेविटी से लिख सकते हैं। ओके, कंटेंट आपको मिल चुका है। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम क्या देंगे कि भाई इंडिया की इतनी बड़ी 3500 किलोमीटर्स लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं।
ठीक है, उसमें जो कंटेंशियस इश्यूज क्या है, पूरी बॉर्डर पे इशू नहीं है, थोड़े थोड़े जगह पे इशू है। सबसे बड़ा इशू क्या है, एक तो लद्दाख का हो गया, दूसरा अरुणाचल का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सबसे कंटेंशियस इश्यूज हैं हमारे। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम ये बताएंगे कि शिमला कन्वेंशन हुई थी 1914 में, जहाँ पे तिब्बत की हमने बाउंड्री मार्क करी थी, मैकमोहन लाइन मार्क करी थी। ठीक है, चाइना उसको नहीं मान रहा, वो कहता कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब हम आगे गए मूविंग ऑन, उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने एनेक्स कर लिया तिब्बत। कब करा, 51 में। ठीक है, फिर नेहरू जी ने बोला, नेहरू जी ने मान लिया ओके कि आपके वी टेक इट एज अ सॉवरन नेशन, कि वो चाइना के अंडर ही आता है। पंचशील डिसाइडेड हुआ। ठीक है, प्रीमियर्स उनके यहाँ पे आए। ठीक है, वो सामने नहीं लिखना है, जस्ट मेन एग्रीमेंट्स। एक्चुअली इसमें जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करे हैं उसी का ही मेन रोल है। ओके, तो मूविंग ऑन, शिमला कन्वेंशन की बात हो गई। उसके बाद हम कौन सी बात करेंगे, 62 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 वॉर सबको पता है ना, हुई थी। 62 वॉर के बाद क्या हुआ, 67 में इन्होंने फिर नाथुला और चोला में इन्वेजन करी। ठीक है, वो कंटेक्स्ट बता दिया। उसके बाद 2014 में चुमार वैली में हुआ था, वो कंटेक्स्ट बता दिया। उसके बाद सबसे लेटेस्ट डोकलाम में हुआ। उसके बाद तो गलवान है ही, जो हमने ऊपर बता दिया। ओके, सो अगर आप ये चीज़ अपने क्वेश्चन में डाल देंगे, इंट्रो में डाल देंगे, तो एग्जामिनर वुड ऑटोमेटिकली नो कि सी द लेवल ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। उसको आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ आज से ही नहीं प्रिपरेशन कर रहा, इसको ये 2017 से इसको पता है कि क्या क्या होता आ रहा है, और इसने और भी पढ़ा है बीच में। ओके, और ये एग्जामिनर को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10 बुक्स पढ़ लीजिए, जब तक आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसको ट्राई टू फ्रेम इट इन 2-3 लाइन्स, कैसे आप उनको बता सकते हैं, कैसे आप एग्जामिनर को कन्वे कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द शिमला कन्वेंशन टू द डोकलाम, आप कैसे उन्हें कन्वे कर सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि आप कैसे कन्वे करेंगे इन द मिनिमम टू मिनिमम लाइन्स। ओके, इस पे आपने वर्क करना है घर जाके। ओके, तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद क्या हम देंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद हम डायरेक्ट जो डिमांड, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उस पर आ जाएंगे। क्या है, इम्पैक्ट। दिस इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि हमने इम्पैक्ट बताना है। ओके, तो इम्पैक्ट के सबसे पहले सबसे बड़े स्कॉलर का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे, एशले जे टेलिस जी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई है अभी, गलवान क्लैशेस जो हुई हैं, इट कैन लीड टू एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। वो ये कह रहे हैं वो एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट में हो सकती है। ठीक है, ये उनका व्यू है। और वो क्या कहते हैं कि इंडिया हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया के पास ऑप्शंस कम बची हैं और ना के बराबर बची हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव में, एशले जी के पर्सपेक्टिव में क्या सबसे बड़ी ऑप्शन है कि इंडिया शुड प्ले द गेम टू इट्स कंक्लूजन एंड ट्राई टू डू इट इन वेज दैट डू नॉट एंड अप इन ओपन कॉन्फ्लिक्ट। कि बचो, आप कॉन्फ्लिक्ट्स मत कराओ। ओके, तो ये इनका क्रक्स है। ये हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दिया। ओके, इसके बाद जो हम नेक्स्ट थिंग डिस्कस करेंगे वो हम इम्पैक्ट ऑन दिस बॉर्डर इश्यूज का हम साइड बाय साइड जो एक अलग अलग सीलोज में उसको डिवाइड करके और फिर उसको रिलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, लाइक आगे देखिए, इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक स्फेयर, इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्फेयर, फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन मल्टीलेटरल स्फेयर, इम्पैक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, अगर आप ऐसी हेडिंग्स, चाहे आप देखिए हेडिंग्स ना भी बनाइए, हमने आप मॉडल आंसर में आपको दिया है, अगर आप हेडिंग ना भी बताएं लेकिन आप अपने अगर आंसर में इन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि एग्जामिनर के पास कोई भी ऑप्शन होगी आपको 60% नंबर दे। दैट्स द हाइएस्ट वी गेट इन PSIR, 60% नंबर इन ईच क्वेश्चन। ओके, तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें से 6 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इन पैरामीटर्स पे बात करोगे। ओके, बिकॉज दैट्स द मोर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज वन कैन गेट। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक स्फेयर की। तो डोमेस्टिक स्फेयर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है, सीधा हाईलाइटेड वर्ड, इकोनॉमिक फॉलोआउट। कि भाई इकोनॉमिक फॉलोआउट हो सकता है, हमारा इतना ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड है। यहाँ पे आप फैक्ट्स डाल सकते हैं कि बायलैटरल ट्रेड के फैक्ट्स डाल सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट के फैक्ट्स डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि अगर उसमें हो क्या रहा है कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे,
ठीक है, हम बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स कर देंगे, मूवमेंट्स हो रही हैं, उससे क्या होगा, जो बिज़नेस हाउसेज हैं उनको इम्पैक्ट होगा। अगर बिज़नेस हाउस इम्पैक्ट हो रहे हैं तो जो हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं वो भी इम्पैक्ट होंगी, बिकॉज लेट्स फेस इट, हर चीज़ हमारी आ तो चाइना से रही है ना, तो वो इम्पैक्ट होगा। अगर वहाँ से वो सस्ते दाम में नहीं आएंगी तो हमें उनको ज़्यादा दाम पे ख़रीदना पड़ेगा इंडिया में। ओके, तो एट द एंड होगा क्या, हमारी ही पॉकेट से पैसा जाएगा, पब्लिक विल सफ़र अल्टीमेटली, है ना। ये इसका पॉइंट का क्रक्स है। और ये हमने रेफरेंस डाल दिया बैन ऑफ चाइनीज ऐप्स का, ये डोमेस्टिक स्फेयर का है। डोमेस्टिक के बाद हम बात करते हैं रीजनल स्फेयर की। तो रीजनल स्फेयर में क्या होगा, रीजनल स्फेयर में क्या हो रहा है, आफ्टर द गलवान क्लैशेस इंडिया इज एक्टिवली इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन एक्स्ट्रा रीजनल अलायंसेस लाइक क्वाड। ठीक है, आफ्टर गलवान आप देखेंगे कि फर्स्ट समिट में इंडिया ने कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ओके, कैसे उनकी अमेरिकन और इंडियंस की कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सब पोस्ट गलवान क्लैश एक बहुत ज़्यादा एक्सलरेशन आई है इस चीज़ में। ओके, फिर हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने लग गए न्यू दिल्ली से, वाशिंगटन से हम एक्सरसाइज करने लग गए हैं और ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, हम और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं उनके। ओके, उसके बाद रीजनल इम्पैक्ट में और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सी, इस टाइम क्या है कि चाइना एंड पाकिस्तान वी कैन सी देम एज वन एंटिटीज़, कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। इफ़ देयर इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान, चाइना विल से कि ये तो आपने तो हमारे नेचुरल अलाई को अटैक करा है, दे विल रिटेलिएट। सेम अगर चाइना पे हम कुछ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इंडिया हमें पाकिस्तान भी हमें बोलेगा। तो इससे हो क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि इट इज़ लीडिंग टू ग्रेटर रीजनल पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, यू आर टेकिंग साइड्स एंड एक्सट्रीम साइड्स। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं यार, अगर वो एक चीज़ कह रहा है तो उसको भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दें। नो, पोलराइजेशन इज स्ट्रिक्ट पोलराइजेशन, आइदर यू आर विद हिम और आइदर यू आर विद दैट पर्सन। ओके, इन दिस केस स्टेट्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। अगर हम इंडिया चाइना की कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भूल के भी पाकिस्तान इंडिया का साथ नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ इट्स टाइज विद चाइना। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम मल्टीलेटरल इम्पैक्ट की। अब रिसेंटली हम देखते हैं कि बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ इंडिया चाइना की कॉपरेशन बढ़ी है, जैसे ब्रिक्स ब्लॉक हो गया। ब्रिक्स ब्लॉक के बाद कौन सा AIB, SCO हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया चाइना कॉपरेशन बढ़ी है। तो गलवान क्लैश से क्या होगा कि भाई यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इंडिया विल न्यू दिल्ली में री एग्जामिन इट्स लेवल ऑफ इंटरेक्शन। वो बोलेंगे कि अगर हमने तो ज्वाइन ही क्यों करा था कि पीस रहे, अगर पीस नहीं रह रहा तो वी विल सी ना कि हमने ज्वाइन करना है कि नहीं। ओके, ये हो गया मल्टीलेटरल पे। नाउ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं एलेसा एरिस जी, ये क्या कहते हैं कि ये गलवान क्लैशेस इट विल कंपेल इंडिया टू री एग्जामिन इट्स पॉलिसी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ओके, अब हमें री एग्जामिन कैसे करना है, वो ये कह रहे हैं कि ये गलवान क्लैशेस हमें ये सोचने पे मजबूर करेगा कि वासुदेव कुटुंबकम डज नॉट अप्लाई टू ऑल रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया। अब आप चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम बोल रहे हैं कि ऑल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम वही फैमिली हमारी टेरिटरी को लेती रहे। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता ना, फैमिली तो नहीं लेती टेरिटरी। ओके, तो इसी करके हम ये करेंगे, ये कंक्लूड करते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी पॉलिसी है इट नीड्स टू बी री एग्जामिन्ड। उसको सोचो दोबारा कि क्या हमने जो इंडिया का वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है, दैट हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन कंडीशनली इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग अगला है क्या, सी राजा मोहन जी कह रहे हैं। सी राजा मोहन जी क्या कहते हैं कि चाइना कंपेल्स इंडिया टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो अब आपने देखा होगा कि मनमोहन जी जाते हैं पाकिस्तान, कारगिल में जाते हैं और वहाँ जाके क्या बात करते हैं, माउंटेन्स ऑफ पीस, देयर शुड बी माउंटेन्स ऑफ पीस। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही आइडियलिस्ट अप्रोच है कि पीस होना चाहिए, है ना, ये कर लो, ट्रेड खोल दीजिए, ये कर दीजिए। बट डज दैट वर्क, आज तक क्या वो पाकिस्तान के इंडेक्स में वर्क करा है? नहीं। क्या आगे करेगा? वी डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं।
बिकॉज रियलिज्म इज़ द मेन थिंग ना, इन इंटरनेशनल रिलेशंस रियलिज्म इज़ द की। तो आप रियलिस्ट बनिए, ओके आप अपनी अप्रोच में रियलिस्ट बनिए। अगर आप रियलिस्ट बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, आपको आइडियलिज्म नहीं, स्ट्रैटेजिकली प्रैग्मैटिकली सोचना है, ठीक है। तो प्रैग्मैटिकली क्या सोचेंगे कि भाई हर किसी से जाके पीस अलायंस मत बनाओ, वुहान समिट हुआ था, ये सब जाके बातें मत करो। पहले आप बाउंड्री तो सॉल्व करिए, बाउंड्री डिस्प्यूट तो सॉल्व करिए, अपनी बैलेंस ऑफ पावर तो बढ़ाइए, बैलेंस ऑफ पावर को इक्वल करिए, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पावर जो है चाइना के फेवर में है और कॉन्टिन्यूसली और ज़्यादा उसके फेवर में जा रहा है विथ ईच पासिंग डे, ठीक है ना। आपने स्टैट्स देखा होगा कि इन ईच पासिंग डे हाउ मेनी नेवीज दे बिल्ट, और हम क्या कर रहे हैं, ओके। सो ये सब चीज़ों को सोचते हुए, इन पे विचार विमर्श करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि स्ट्रैटेजिकली सोचें, हम ये डिपेंडेंट मत रहें कि कोई पीस लाइंस बनेगा, कोई मीडिएट करेगा और सब ठीक होएगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। उसके बाद हमारे EAMG क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि द स्टेट ऑफ द बॉर्डर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर टाइज कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए कि कन्फ्लिक्ट और कॉमर्स अगर साथ में चल रहे हैं तो चाइना को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि वो अपनी बाउंड्री भी डिस्प्यूट भी सॉल्व नहीं करेंगे एंड एट द सेम टाइम उनको इंडिया जैसी बड़ी मार्केट भी मिली हुई है। तो लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो इंडिया के लिए सही है? नहीं सही है, बिकॉज जैसे ही कोई ऐसी क्लैशेस होती है इंडिया को अपने सारे ट्रूप्स वहाँ भेजने पड़ते हैं एंड इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी इज़ रियली सेंसिटिव टू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आवाज़ उठती है, गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, नो गवर्नमेंट वांट्स टू बी अनस्टेबल, तो इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना ये। उनको तो कोई डर ही नहीं है, उनको तो शी जिनपिंग बैठे हैं तो वो बैठे रहेंगे, अगले 50 साल तक भी बैठ सकते हैं। यहाँ तो ऐसा है ना, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ऑपोजिशन सवाल उठाती है कि भाई कैसे घुसा है चाइनीज़, तो इट्स ऑल रिलेटेड, ओके। तो ऐसा सोचिए ना कि इट कैनॉट बी सेपरेटेड, बिकॉज एट द सेम टाइम हम टाइज इतना कर रहे हैं, हम ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं बॉर्डर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो दैट्स द बॉडी पार्ट, ओके। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ओके। कंक्लूजन कैन बी दिस ऑल्सो कि आपने ये पर्सपेक्टिव दे दिया कि इट कैन नॉट गो इन हैंड इन एंड टुगेदर, एंड एट द सेम टाइम ये भी समझा दिया कि को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेवर्स चाइना बट नॉट अस। तो एंड में वे फॉरवर्ड हमने क्या बताना है? वे फॉरवर्ड में ये बताना है कि इंडिया शुड कंपेल चाइना, इन एनी केस वी शुड कंपेल चाइना टू सॉल्व द डिस्प्यूट एट द अर्लीस्ट, कि आप सबसे पहले ये काम करिए तभी आगे बात करेंगे किसी चीज़ में। WTO में कोऑपरेशन करनी है, पहले ये काम करिए। कहीं भी और कोऑपरेशन हमसे लेनी है, UNSC में लेनी है, हमसे NSG में कोऑपरेशन चाइना की हम देंगे, हर चीज़ में कंडीशन लगाइए कि पहले आप बाउंड्री डिस्प्यूट करिए। पुट योर एवरी कार्ड ऑन द टेबल इंक्लूडिंग द तिब्बत कार्ड और द ताइवान कार्ड, ओके, व्हाटसोएवर मे बी रिक्वायर्ड। तो सब चीज़ कर के सबसे पहले बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करवाइए, नहीं तो इंडिया चाइना टाइज में कुछ नहीं हो सकता, ओके। सो क्वेश्चन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी स्कॉलर्स भी कोट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन को, ओके। So that's it from my side. Thank you.